काफी सालों से चल रही अनसर्टेनिटी, बैक चैनल नेगोशिएशंस, डिप्लोमैटिक प्रेशर और ग्लोबल पॉलिटिकल शिफ्ट्स के बाद इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एक लॉन्ग डिलेड ट्रेड अंडरस्टैंडिंग फाइनली सामने आई है। ये सिर्फ एक रूटीन इकोनॉमिक अपडेट नहीं है, बल्कि एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसका इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल सप्लाई चेन सब पर पड़ता है। इस अनाउंसमेंट के बाद इंडिया में एक तरफ रिलीफ और ऑप्टिमिज्म का माहौल बना है, लेकिन दूसरी तरफ कंफ्यूजन, अनआंसर्ड क्वेश्चंस और कॉशियस थिंकिंग भी उतनी ही तेजी से उभरकर सामने आई है। जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि इंडियन गुड्स पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ्स को 50% से रिड्यूस करके 18% कर दिया गया है, तब इसे मार्केट्स ने एक टेम्पररी रिलीफ के रूप में देखा। ये डिसीजन एक ऐसे समय पर आया है जब इंडिया ऑलरेडी स्लो ग्लोबल डिमांड, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और जियोपॉलिटिकल रिस्क से डील कर रहा था। पिछले साल अगस्त में जब टैरिफ्स को 25% से सीधा 50% कर दिया गया था, तब इंडिया इफेक्टिवली दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ पेइंग एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया था। ये सिर्फ नंबर्स का जंप नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल शॉक भी था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि इंडिया का रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदना इनडायरेक्टली मॉस्को की वॉर इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, खासकर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। यूएस का आर्ग्यूमेंट यह था कि जो देश रशिया के साथ एनर्जी ट्रेड कंटिन्यू कर रहे हैं, उन पर इकोनॉमिक प्रेशर बनाना जरूरी है ताकि ग्लोबल सैंक्शंस का इफेक्ट डाइल्यूट ना हो। इसी लॉजिक के तहत इंडिया पर अनप्रेसिडेंटेड टैरिफ्स इंपोज किए गए, बिना इस बात को देखे कि इंडिया की एनर्जी नीड्स, पॉपुलेशन और इकोनॉमिक रियलिटीज बिल्कुल अलग हैं। इस डिसीजन का असर धीरे धीरे लेकिन गहरा होता चला गया। इंडियन एक्सपोर्टर्स, खासकर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, सी फूड प्रोसेसिंग, जेम्स और ज्वेलरी सबसे ज्यादा हिट हुए। ये सेक्टर्स करोड़ लेवल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं और इनका डायरेक्ट कनेक्शन मिडिल क्लास और लोअर इनकम हाउसहोल्ड से होता है। ऑर्डर्स कैंसिल होने लगे, मार्जिन स्क्वीज हो गए और कई एक्सपोर्टर्स के लिए कैश फ्लो मैनेज करना मुश्किल हो गया। एमएसएमई यूनिट्स जो ऑलरेडी थिन मार्जिन्स पर काम करते हैं, उनके लिए ये टैरिफ्स ऑलमोस्ट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन गए। फैक्ट्रीज में शिफ्ट्स कम होने लगी, ओवरटाइम बंद हुआ और कई जगहों पर टेम्पररी लेऑफ्स भी देखने को मिले। ये सिर्फ ट्रेड का इशू नहीं रहा, बल्कि सोशल इंपैक्ट भी क्रिएट करने लगा। एक्सपोर्ट डिपेंडेंट रीजन्स में लोकल इकोनॉमी स्लो हो गई। इसी पीरियड में इंडियन रुपी पर भी प्रेशर बढ़ने लगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने ट्रेड अनसर्टनिटी और पॉलिसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी के चलते इंडियन इक्विटी और डेट मार्केट से अपना पैसा निकालना शुरू किया। कैपिटल आउटफ्लोज बढ़े, रुपी वीकन हुआ और ट्रेड डेफिसिट भी वाइडन होने लगा। गवर्नमेंट के लिए ये एक अलार्म बेल था। ये क्लियर हो गया था कि ट्रेड टेंशन्स का स्पिल ओवर इफेक्ट सिर्फ एक्सपोर्टर्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तक पहुंच सकता है। इसी वजह से इंडिया ने पैरेलली अपनी ट्रेड डिप्लोमेसी को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। यूएस के साथ टॉक स्टक होने के बाद इंडिया ने ईयू, मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर फास्ट ट्रैक अप्रोच अडॉप्ट की। इसी बैकग्राउंड में ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच हुआ रीसेंट फोन कॉल स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। कॉल के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर क्लेम किया कि मोदी ने रशियन ऑयल खरीदना बंद करने पर अग्रीमेंट जता दी है और फ्यूचर में यूनाइटेड स्टेट्स से काफी ज्यादा एनर्जी इंपोर्ट्स करने का कमिटमेंट दिया है। ट्रंप ने यह भी सजेस्ट किया कि इंडिया वेनेजुएला से भी ऑयल परचेस करने के ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगा, लेकिन यहां डिप्लोमेसी का एक सटल लेयर काम करता है। इंडियन गवर्नमेंट ने इन स्पेसिफिक क्लेम्स पर कोई डायरेक्ट कंफर्मेशन नहीं दी, ना तो ओपनली एक्सेप्ट किया गया और ना ही पब्लिकली रिजेक्ट। ये साइलेंस काफी कैलकुलेटेड माना जा रहा है। इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करना चाहता है। एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया के लिए एक नॉन नेगोशिएबल इशू है, क्योंकि 1.4 बिलियन लोगों की इकोनॉमी को फ्यूल सप्लाई से डायरेक्टली लिंक किया जा सकता है। इंडिया ट्रेडिशनली अपनी एनर्जी सोर्सिंग को डाइवर्सिफाई करता रहा है, मिडिल ईस्ट, रशिया, यूएस, अफ्रीका, ताकि किसी एक सप्लायर पर ओवर डिपेंडेंस ना हो। इसीलिए किसी एक लीडर के स्टेटमेंट पर इमीडिएटली कमिटमेंट दिखाना इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकता है। डिप्लोमेसी में साइलेंस कई बार फ्लेक्सिबिलिटी का सिग्नल होता है और यहां भी वही स्ट्रैटेजी फॉलो की गई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप का धन्यवाद जरूर किया और कहा कि वो इंडिया यूएस पार्टनरशिप को अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने ये बात 1.4 बिलियन इंडियंस की तरफ से कही। ये स्टेटमेंट इकोनॉमिक से ज्यादा पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक था। इसका मतलब ये था कि न्यू दिल्ली कन्फ्रंट्रेशन के बजाय कोऑपरेशन का रूट प्रेफर करता है, लेकिन अपनी कोर इंटरेस्ट्स पर कॉम्प्रोमाइज के बिना। इकोनॉमिक लेंस से देखा जाए तो 18% टैरिफ का सिग्निफिकेंस सिर्फ रिडक्शन तक लिमिटेड नहीं है। इसका मतलब यह है कि इंडिया अब एशिया के उन मैन्युफैक्चरिंग हब्स के लेवल पर आ गया है जो पहले से ही यूएस के लिए प्रेफर्ड सोर्सिंग डेस्टिनेशंस थे, जैसे वियतनाम, थाईलैंड और बांग्लादेश। इन कंट्रीज को पहले टैरिफ एडवांटेज मिल रहा था, जिसके चलते ग्लोबल बायर्स इंडिया के बजाय वहां से सोर्सिंग कर रहे थे। अब जब इंडिया का कंपैरेटिव डिसएडवांटेज कम हुआ है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स के रीअलाइनमेंट में इंडिया के चांसेस इंप्रूव होते दिख रहे हैं।
चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के अंडर कंपनीज ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग बेसिस ढूंढ रही हैं। चाइना पर ओवर डिपेंडेंस जियोपॉलिटिकली रिस्की हो चुकी है और पैंडेमिक के बाद सप्लाई चेन रेजिलियंस एक प्रायोरिटी बन चुकी है। इंडिया के पास कुछ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ्स हैं जो उसे नेचुरली अट्रैक्टिव बनाती हैं। लो लेबर कॉस्ट के साथ साथ इंडिया के पास स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स है, इंग्लिश स्पीकिंग टैलेंट पूल है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं और एक मैसिव डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट है। ये डोमेस्टिक मार्केट का फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनीज सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती बल्कि इंडिया के अंदर भी सेल्स अपॉर्चुनिटीज देखती हैं। ये फ्यूचर टैरिफ शॉक्स के अगेंस्ट एक बिल्ट इन हेज का काम करता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इस अनाउंसमेंट के बाद सबसे पहले रिलीफ एक्सप्रेस किया। इंडस्ट्री बॉडीज का कहना है कि यूएस इंडिया के टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट्स का सिंगल लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है। हाई टैरिफ्स के दौरान इंडियन एक्सपोर्टर्स को चाइनीज, वियतनामी और बांग्लादेशी कंपेटिटर्स के अगेंस्ट काफी नुकसान उठाना पड़ा था। अब टैरिफ्स कम होने से प्राइस कंपेटिटिवनेस इंप्रूव हो सकती है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट एम्प्लॉयमेंट, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और फॉरेक्स अर्निंग्स पर पड़ेगा। सी फूड एक्सपोर्टर्स, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स और लेदर गुड्स प्रोड्यूसर्स भी इस डेवलपमेंट को कॉशियसली पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जब तक एग्जैक्ट प्रोडक्ट वाइज क्लैरिटी नहीं मिलती, तब तक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करना रिस्की हो सकता है। इसी जगह पर ट्रेड एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक्स कॉशन का फ्लैग रेस करते हैं। उनका कहना है कि अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है वो लार्जली पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स पर बेस्ड है। अभी तक ना तो कोई जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुआ है, ना ही कोई नेगोशिएटेड अग्रीमेंट टेक्स्ट पब्लिक हुआ है। ये भी क्लियर नहीं है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स इस टैरिफ कट के अंडर आते हैं, टाइमलाइंस क्या होंगी और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म क्या होगा। सबसे सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल इशू एग्रीकल्चर का है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर ने कहा है कि इस अंडरस्टैंडिंग के तहत अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स इंडिया के मैसिव मार्केट में ज्यादा एक्सेस पाएंगे। यूएस के लिए ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इंडिया के साथ यूएस का एग्रीकल्चरल ट्रेड डेफिसिट काफी टाइम से एक कंसर्न रहा है। लेकिन इंडिया के लिए एग्रीकल्चर सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, ये लाइवलीहुड, पॉलिटिक्स और सोशल स्टेबिलिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है। देश की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फार्मिंग पर डिपेंड करती है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ऑलरेडी इनकम स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। ऐसे में सडन लिबरलाइजेशन उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है। इसी वजह से इंडिया हिस्टोरिकली एग्रीकल्चर को ट्रेड नेगोशिएशंस में रेड लाइन के रूप में ट्रीट करता आया है। ट्रंप का ये क्लेम कि इंडिया $500 बिलियन से ज्यादा का अमेरिकन गुड्स परचेस करेगा, पॉलिसी सर्कल्स में काफी स्केप्टिसिज्म जनरेट कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया की करंट एनुअल इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस $50 बिलियन से भी कम है। ऐसे में इतना बड़ा जंप शॉर्ट टर्म में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। ये फिगर्स ज्यादातर एस्पिरेशनल या पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए यूज किए जा रहे हैं, ना कि रियलिस्टिक ट्रेड प्रोजेक्शंस के लिए। इसीलिए ट्रेड एनालिस्ट्स का क्लियर ओपिनियन है कि जब तक दोनों गवर्नमेंट्स की तरफ से एक ऑफिशियल जॉइंट स्टेटमेंट, डिटेल्ड प्रोडक्ट लिस्ट्स, टाइमलाइंस और इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क्स पब्लिक नहीं होते, तब तक इस डेवलपमेंट को एक पॉलिटिकल थॉ या डिप्लोमैटिक ब्रेक थ्रू के रूप में ही देखना चाहिए, ना कि एक फुली कंक्लूडेड ट्रेड डील के रूप में। जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये डेवलपमेंट और भी लेयर्ड हो जाती है। पिछले एक साल में ट्रंप के अग्रेसिव टैरिफ पॉलिसीज के बाद इंडिया, चाइना और रशिया के रिलेशंस काफी वार्म होते दिख रहे थे। इंडिया और चाइना ने खुद को पार्टनर्स नॉट राइवल्स कहना शुरू कर दिया। रशिया के साथ इंडिया का एनर्जी और डिफेंस कोऑपरेशन और डीपन हुआ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लीडर्स का साथ मुस्कुराते हुए दिखना वॉशिंगटन के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक सिग्नल था। दिसंबर में मोदी और पुतिन की मीटिंग ने भी ये इंडिकेट किया था कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को मल्टी अलाइन रखना चाहता है, किसी एक पावर ब्लॉक के साथ कंप्लीटली अलाइन होने के बजाय। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हिस्टोरिकली बैलेंस पर बेस्ड है। यूएस, रशिया और चाइना तीनों के साथ रिलेशंस मैनेज करना न्यू दिल्ली के लिए स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। लेकिन अगर यूएस के साथ ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस स्टेबल, प्रिडिक्टेबल और म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं, तो इंडिया नेचुरली उस डायरेक्शन में थोड़ा ज्यादा लीन कर सकता है, खासकर टेक्नोलॉजी, डिफेंस और सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के एरियाज में। ओवरऑल देखा जाए तो ये अनाउंसमेंट इंडिया के लिए डायरेक्शनली पॉजिटिव है। इससे इमीडिएट इकोनॉमिक प्रेशर कम होता दिख रहा है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट को थोड़ी स्टेबिलिटी मिल रही है और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में इंडिया की पोजीशनिंग स्ट्रांग होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन जब तक डिटेल्स, कमिटमेंट्स, टाइमलाइंस और इंप्लीमेंटेशन क्लैरिटी नहीं आती, तब तक ये डील होप और अनसर्टेनिटी दोनों का मिक्स बनी रहेगी। ये एक शुरुआत है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। आने वाले महीने ये डिसाइड करेंगे कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सिग्नल था या फिर इंडिया यूएस इकोनॉमिक रिलेशंस का एक रियल स्ट्रक्चरल टर्निंग पॉइंट।